ट्रिपल वन बोले तो असेंट ऑन बिल्स, असेंट ऑन बिल्स। अब जरा हम समझते हैं एक चीज को कि जो पार्लियामेंट है इसमें सबसे ऊपर कौन है, उससे नीचे आपकी राज्य सभा, उससे नीचे आपकी लोक सभा। राज्यसभा में मेंबर्स कितने हैं 245, लोकसभा मेंबर्स कितने हैं 543। यही है व्यवस्था, कुछ ऐसी है व्यवस्था, ठीक है। एक बात बताओ, अगर हमें कोई लॉ बनाना है, कोई एक्ट बनाना है, तो ये लॉ बनेगा कैसे, इसका प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले राज्यसभा का कोई मेंबर यानी एमपी, या किसका मेंबर, लोकसभा का कोई मेंबर, ये क्या बना के लाएंगे, एक बिल, एक कागज पे लिख के लाएंगे क्या कानून है, उसके क्या फायदे हैं, यही तो होगा प्रोसेस। क्या होगा, कुछ यही प्रोसेस होगा ना। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इस कागज को बिल, ठीक है। ये जो बिल बनाया है इसके भी टाइप्स होंगे। बिल बोले तो एक होता है आपका कौन सा बिल, मनी बिल, यस। एक होता है फाइनेंस बिल, यस। एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। इन सबसे संबंध ना रखे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनरी बिल। तो कितनी तरह के बिल हो गए हमारे पास, 4 तरह के। मनी बिल आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में एक्सप्लेन्ड है, फाइनेंस बिल 117 में एक्सप्लेन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की आर्टिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल क्या है 368, और ऑर्डिनरी बिल का आर्टिकल है 108। इस तरह से आपके कितने बिल हैं हमारे पास, 4 बिल हैं। ये काम के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, बिल हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरी। सबसे पहला बिल हमारा कौन सा है, मनी बिल। अच्छा एक बात बताओ, मनी बिल को हम समझाते हैं जरा आपको, है ना। एक बात आपको ये बतानी है कि अगर मान लो एक स्कूल बनाना है, तो स्कूल बनाने के लिए जो राशि आएगी, जो पैसा आएगा, है ना। मान लो मोदी जी ने एक स्कूल बनाना है कहीं, तो मोदी जी वो पैसा अपने घर से लाएंगे, नहीं लाएंगे, फिर कहां से लाएंगे, ये लाएंगे, आपका एक अकाउंट होगा जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। ये आर्टिकल 266 के 1 में आता है। इसमें लाखों करोड़ रुपया पड़ा रहता है। एक और अकाउंट होता है, वो कौन से आर्टिकल में आता है, 266 के 2, जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और तीसरा अकाउंट है आपका कौन सा, आर्टिकल 267 में, जो है आपका कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कौन सा फंड, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्या तुम इशारे कर रहे हो, पढ़ लेने दो। तो कितने अकाउंट होंगे, 3 अकाउंट। एक का नाम क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक का नाम क्या है, पब्लिक अकाउंट, और एक का नाम क्या है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में मिनिमम अकाउंट जो पड़ा रहता, अमाउंट पड़ा रहता है वो है 500 करोड़, लेकिन वर्तमान में अभी देखोगे कुछ 2000 करोड़ के अबाउट पड़ा हुआ है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में कुछ पैसा जो आपका एफडी, सुना है आपने एफडी, जो हम करते हैं उसमें पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, साथ में जो जॉब लगती है तो पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड, वो यहीं जमा होता है, ज्यादा पैसा नहीं होता है। सरकार इस पैसे को
डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में लगा देती है, और जब टाइम पूरा होता है आपकी जॉब का तो विद इंटरेस्ट ये पैसा आपको वापस मिलता है, इकट्ठा एक साथ मिलता है ना रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये वही पैसा होता है जो पीएफ के थ्रू कटता है। समझ रहे हो आपको? सिक्योरिटी डिपॉजिट काइंड ऑफ। क्या नहीं, पीएफ जितना इकट्ठा होगा वो तो मिलेगा ही। पेंशन अलग चीज है, वो पेंशन तो बंद भी कर दिया। पेंशन अब कहाँ मिलती है? वो पेंशन स्कीम जो है आपकी, वो विधवाओं के लिए अलग चीज है ये। जैसे आपके सोल्जर्स जो वेटरन रहे हैं या पुराने सोल्जर्स हैं, उनको जो पैसे मिलते हैं। नए सिस्टम में अब आपकी जो भी गवर्नमेंट आप लोगे, यूपी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पेंशन तो आपका है ना। तो समझ गए बात को? अब आया कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा अकाउंट है, इसमें सारा टैक्स और नॉन टैक्स इकट्ठा होता है, आके सारा पैसा यहीं इकट्ठा होता है। तो अब अगर स्कूल बनवाना है तो पैसे मोदी जी को कहां से निकालने पड़ेंगे? और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालना, एक भी रुपए निकालने के लिए हमें लाना पड़ता है बिल, और ऐसे बिल को बोलते हैं, हर वो बिल मनी बिल कहलाएगा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने के लिए आएगा। तो हर साल आपको पता है बजट आता है या नहीं आता है? जो बजट आता है क्या वो एक मनी बिल है? बिल्कुल मनी बिल है बजट। उसमें खर्चे ही तो होते हैं, सब आपके खर्चे ही होते हैं, सारे एक्सपेंडिचर्स। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज वर्ड नहीं हुआ है, एएफएस यूज हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल कौन सा है? कुछ ध्यान से देखोगे तो 110, 111 और 112 एक साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेटिव प्रोसेस? या लेजिस्लेट करना। लेजिस्लेट का मतलब लॉ मेकिंग, विधान बनाने की प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेटिव प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका देखिए 79 से लेजिस्लेचर शुरू हो जाता है और 123 तक जाता है। तो ये सारे आर्टिकल वहीं उसी के भी आसपास आजू बाजू होंगे, इसी के अंदर। समझ गए बात को? साथ में अगर कोई चर्चा हो पैसे निकालने के अलावा जो भी मनी से रिलेटेड बिल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए जो बिल आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और अगर इन तीनों से बिल रिलेट ना करे, उसका कुछ और ही काम हो, तो कौन सा बिल हो जाएगा? ऑर्डिनरी बिल। अभी उसी पे जा रहे हैं हम, उसी पे डिस्कशन करेंगे। ऑर्डिनरी बिल, those bills which are related to tax or money but not related to the appropriation of money from the consolidated fund of India is called as finance bill। यानी ऐसा बिल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी अप्रोप्रिएशन के लिए ना आया हो लेकिन उसका संबंध मनी या टैक्स से हो, ऐसा बिल फाइनेंस बिल। वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में भी दो कैटेगरी होती है, फाइनेंस बिल टाइप 1, फाइनेंस बिल टाइप 2। जीएसटी में चेंज आया, वो जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है ही नहीं जीएसटी का ऊपर नीचे होना। जीएसटी काउंसिल होता है एक, उस जीएसटी काउंसिल में हाँ नहीं, नहीं समझे बात को? नहीं, देखो बात ऐसे है कि जो टैक्स स्लैब्स होती है ना, इनमें चेंजेस लाने के लिए
आप जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन करके चेंजेस ला सकते हैं। जीएसटी काउंसिल सुना है आपने कभी? नहीं सुना है? एक बॉडी होती है जीएसटी काउंसिल, जिसमें सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ये सब बैठ के डिस्कशन करते हैं। और जीएसटी काउंसिल की मीट होती है मंथ में 2 बार, 6 मंथ में 1 बार, ऐसे करके मीट होती है। यानी टैक्स का ऊपर या नीचे होना, सारे चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूड होंगे उसमें। और जीएसटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन लिया जाए उसमें जो है आपका, अच्छा जीएसटी काउंसिल में डिसीजन तो ठीक है, लेकिन जीएसटी काउंसिल में जो पूछा जाता है वो समझो 1/2 क्वारम होता है जीएसटी काउंसिल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वारम समझते हो आप लोग? क्वारम समझते हो? क्वारम मतलब उपस्थिति, कितने लोग आए हैं। जैसे आपकी क्लास में कितने लोग बैठे हुए हैं, है ना? अब मान लो एक स्टूडेंट आता है क्लास में पढ़ने, तो फिर हम टॉपिक को आगे नहीं कराएंगे, हम क्या करा देंगे? रिवीजन, यानी क्लास को नहीं चलाएंगे। सही बात है, क्लास को हम नहीं चलाएंगे। और यहीं पे जीएसटी काउंसिल तब तक नहीं चलेगा जब तक कितने मेंबर प्रेजेंट नहीं होंगे उसमें? 50%, मिनिमम 50% स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्वारम होना चाहिए। लोकसभा का क्वारम कितना होता है? यानी लोकसभा उन नंबर ऑफ स्ट्रेंथ से अगर नीचे लोग आए तो नहीं चलेगी, प्रोसीजिंग नहीं रहेगी। 1/10। जीएसटी काउंसिल का क्वारम क्या है? 1/2। सबसे हाईएस्ट क्वारम है जीएसटी काउंसिल का। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है हमारे दिमाग में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्वारम क्या है? यानी इतने नंबर ऑफ जजेस आएंगे तो ही चलेगा? बिल्कुल नहीं, कोई क्वारम नहीं, याद रखो इस बात को। सुपरविजन देखो, अब वो तो डिसाइड करेगा सीजीआई, एडमिनिस्ट्रेशन का काम उसका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्वारम मेंशन है ही नहीं, याद रखेंगे ये बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं सारे। शौक लगता होगा आपको एकदम, है ना? नहीं लगता? लग चुका। हाँ, नहीं समझे मेरी बात को? आज 6 बजे तक खींच देते हैं, फिर देखते हैं, लेट्स सी। 5:30 तक तो रखेंगे हम लोग, वो भी देखेंगे, ठीक है? हमें लग रहा है इसको खींच दें अच्छे से। चलो ठीक है, मनी विल आप समझ गए, ये सारे विल समझ गए। ये विल्स आएंगे कहां पे? या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। यस, यही बिल हैं जो पास होते हैं, और यही बिल पास होके क्या बन जाते हैं? और ये अगर देश में लागू हो जाए तो क्या बन जाते हैं? लॉ। नहीं, लॉ और एक्ट में यही अंतर है। एक्ट जब साइन हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा। जैसे मान लो ये मनी बिल या कोई भी बिल यहाँ आया लोकसभा में, फिर राज्यसभा में गया, फिर राज्यसभा के बाद किसके पास गया? प्रेसिडेंट साइन किया तो क्या बन गया? ये एक्ट। और एग्जीक्यूटिव ने इसे इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंटेशन बॉडी कौन सी है? लॉ की इंप्लीमेंटेशन बॉडी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? एग्जीक्यूट कर देगी लॉ को, तो वो एक्ट को, तो लॉ हो गया। हो गया नहीं हो गया? अभी एक एक्ट आया था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860, इसका नाम बदल के क्या कर दिया? भारतीय न्याय संहिता 2023। यस, 1 जुलाई नहीं, हाँ, आईपीसी से बदल के क्या हो गया? ये बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। पहले इसका नाम था इंडियन पीनल कोड। पीनल माने क्या होता है? दंड देना, पिनलाइज करना, है ना? तो इसके नाम में थोड़ा सा निगेटिविटी छुपी हुई थी, पिनलाइज करना किसी को। अब नाम क्या हो गया? न्याय संहिता, न्याय देना, भारतीय न्याय संहिता। और इसमें काफी चेंजेस भी आए हैं। तो वो अंग्रेजों के द्वारा लाया हुआ कानून था, ये भारत के द्वारा बना हुआ कानून हो गया। बाकी हमने ज्यादातर चीजें आईपीसी से उठाई हैं, सेम है।
तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो बिल आया होगा, ये कौन सा बिल होगा इन चारों में? देख लो आराम। ऑर्डिनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, फाइनेंस या मनी? कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑर्डिनरी बिल है भाई। इसका संबंध कॉन्स्टिट्यूशन से है ही नहीं। इसको चेंज करने की पावर या प्रोसेस कहां लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, ये अलग बुक है लॉस की। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले तो वो आ गया था 1860 में। नहीं समझे मेरी बात को? यही तो दिमाग की नसें जो है बंधी हुई वो खोलेगा कि आखिर पॉलिटी वर्क कैसे करती है। पॉलिटिकल साइंस, हाउ पॉलिटिकल साइंस वर्क्स। समझ आया बात? तो ज्यादातर इन चारों में से कौन से बिल्स आते होंगे? सबसे ज्यादा किसका अमाउंट होगा? ऑर्डिनरी। समझ गए बात को? अब एक बात और समझ लो यहीं पे, देखो दो तरह की मेजोरिटी होती है, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी और एक होती है सिंपल मेजोरिटी। दो तरह की मेजोरिटी वैसे होती तो है और भी तरह की, लेकिन अभी हमें दो ही समझनी है। एक सिंपल है 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और एक है आपकी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अभी एक और हमने आपको बताई थी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। बताई थी नहीं बताई थी? दो मेजोरिटी ये और हो गई, 50% + 1 और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है कितने लोग प्रेजेंट हैं और उनमें से भी कितने लोग वोट कर डाल रहे हैं। ये वोटिंग का सिस्टम हम आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला चैप्टर कराएंगे तो उसमें वोटिंग का प्रॉपर सिस्टम बताएंगे आपको, कैसे होता है, क्या होता है। नहीं समझे बात को? समझ गए? अब एक बात बताओ, इन चारों में एकमात्र बिल है जिसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग लगती है, बाकी सब में सिंपल लगती है, सब में 50% + 1। CA B क्या? हाँ, ऐसा कौन सा बिल है जिसमें स्पेशल लगती है? कि है सिर्फ लास्ट, ये वाला, यही वाला है, तो यही वाला है भाई। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना टफ बनाना चाहिए या इजी करना चाहिए? टफ बनाना चाहिए। तो हमने क्या किया, वहां पे मेजोरिटी हाई कर दी। अब इतनी भी नहीं की कि हो ही ना पाए, यानी प्रेसिडेंट वाली भी नहीं लगाई हमने। नहीं समझे मेरी बात को? बाकी और भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाएंगे, देखेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? चल सकते हैं आगे? चलो, अब ये सारे बिल एक हाउस में आएंगे, पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाएंगे और उसके बाद किसके पास जाएंगे? प्रेसिडेंट के पास। अब इसके बाद प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शन होंगे इन बिल्स के संबंध में। कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन। बिल्कुल जाता है, क्यों नहीं जाता है, बात करेंगे हम उसके बारे में। लेकिन प्रेजेंट मनी बिल टेबल्ड लोकसभा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है राज्यसभा में नहीं जाएगा। नहीं, राज्यसभा नहीं ला सकती। अच्छा चलो, यहीं पे अब तुमने छेड़ा है तो फिर पूरी बात कर लेते हैं। मनी बिल कहां आता है? इनिशिएट कहां होता है? लोकसभा। मनी बिल किस चीज के लिए आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए। सरकार को बनाने वाला हाउस कौन सा है? गवर्नमेंट फॉर्मिंग बॉडी कौन सी है? लोकसभा, राज्यसभा? लोकसभा। सरकार चलेगी कहां से? लोकसभा से। पैसे सरकार चलाने के लिए किसको चाहिए? सरकार को, यानी लोकसभा के मेंबर्स को। तो फिर आएगा कहां पे ये बिल? इसलिए आता है। और दूसरा रीजन ये है कि राज्यसभा को हमने मनी बिल में ज्यादा पावर भी नहीं दे रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट का फंक्शन हिंडर ना हो। हिंडर समझते हो? रुकावट ना आए फंक्शंस में। पैक कर दिया इन द सेंस, अच्छा बैक कर दिया।
उसने पास नहीं किया तो भी पास माना जाएगा। वो कुछ चेंज कराना चाहती है तो अगर लोकसभा मानेगी तो हो जाएगा, नहीं मानेगी तो वही पास माना जाएगा। हाँ हाँ नहीं, अगर लोकसभा ने मना कर दिया तो वही पास माना जाएगा। यानी नहीं भेज सकता। 14 डेज का टाइम दिया जाता है, देख लो, डिस्कस कर लो। प्रेसिडेंट पे अब आते हैं। अब प्रेसिडेंट के पास कितने ऑप्शन है बिल के लिए? 4। पहला ऑप्शन है वो अपने साइन कर दे, यानी असेंट दे दिया, और 3 ऑप्शन और हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इन तीनों ऑप्शंस को हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है वीटो पावर। वीटो पावर, वीटो पावर में या तो ये प्रॉपरली मना कर देगा कि हम साइन करेंगे ही नहीं, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी वीटो है आपकी जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? यानी हाँ, टेबल पे पड़ा हुआ है, वो टच उसको नहीं कर रहा है। 6 months। पॉकेट वीटो में इतना बोला गया है कि प्रेसिडेंट की टेबल पे पड़ा हुआ है बिल, वो टच ही उसको नहीं कर रहा है। पॉकेट यानी जेब, जेब में पड़ा हुआ है, उसको टच नहीं कर रहा है, जेब ही वीटो कहते हैं। और एक वीटो होती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो की अगर हम बात करेंगे तो सस्पेंसिव यानी सस्पेंड कर देना बिल को। और सस्पेंड में क्या होता है? एक बार रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं, वंस फॉर रिकंसीडरेशन, दोबारा कंसीडर करने के लिए इसको भेज सकते हैं। समझ रहे हैं? अब यहां पे एक बात समझो जरा ध्यान से। प्रेसिडेंट तीनों वीटो, अच्छा वीटो वर्ड का मतलब होता है क्या? वीटो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है से नो, मना करना। और वीटो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है, याद रखें। ये सब लाइनें लिखी हुई हैं, प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज ऐसे करके, ये नहीं लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वीटो। हाँ, हमने उसे रिलेट किया है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल अपग्रोथ, या कहेंगे एक तरह से कि हमने पॉलिटी में एडवांसमेंट किया है विद डिफरेंट कंट्रीज के कंटेंट को समझ के, देख के। ठीक है? नहीं समझे बात को? कोई डाउट है? समझ गए? तो वीटो पावर का मतलब होता है से नो। अब यहां पे जो 3 वीटो लिखी हुई हैं, उन तीनों वीटो को प्रेसिडेंट एक ही बार एक ही बार वीटो का यूज कर सकता है। अगर उसने मना कर दिया तो फिर मना हो ही गया। अगर उसने पॉकेट वीटो लगा दिया तो पॉकेट वीटो ही हो गया, यानी अब तो टच करेगा ही नहीं। सस्पेंसिव का भी एक ही बार यूज करेगा। अगर यही सेम बिल दोनों हाउस से पास होके वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट को अब साइन करना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन उसके पास नहीं। बिल खत्म हो गया, पॉकेट में भी खत्म ही हो जाता है बिल। खत्म ही हो जाता है पॉकेट वाला। हाँ, अच्छा ऐसा क्या कह रहे हो? सब इसीलिए उसका नाम पॉकेट वीटो है। बाकी क्योंकि सेशन खत्म हो जाता है, सेशन एंड हो गया, फिर नहीं रहेगा। तो वो नया बिल है, नए पेज पे नया बिल ही आता है, चाहे उसका कंटेंट पीछे वाला सेम हो, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल नया माना जाएगा, सेम बिल नहीं माना जाएगा। नहीं समझ आई बात? आ गई? जो प्रेसिडेंट होता है वो सरकार का ही होता है।
तो वीटो पावर बिलों पे यूज नहीं होती है। ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो लगा दी थी। पोस्ट ऑफिस के संबंध में एक बिल आया था, पॉकेट वीटो कर दिया था। ये सीडीएस में पूछा गया है, 2023 में ही आया है शायद, सितंबर वाले में। नहीं, 3 बिल्स पे वीटो पावर यूज हो चुकी है। एक दहेज के संबंध में था, डॉरी, एक पोस्ट ऑफिस, और एक था टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए एक बिल आया था। इन 3 बिल्स पे पॉकेट वीटो लगी है। चलिए आगे चल सकते हैं। अब ये जो 4 बिल हैं, कौन से? मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक बिल ऐसा है जिसको प्रेसिडेंट वापस नहीं कर सकता या कोई भी वीटो यूज नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्यों प्रेसिडेंट कोई भी चीज यूज नहीं कर सकता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इस मेजोरिटी से पास होके जा रहा है, तो प्रेसिडेंट को हमने वापस करने की पावर नहीं दे रखी है। बाकी इंदिरा गांधी ने ये पावर प्रेसिडेंट से छीन ली थी, यानी अमेंडमेंट कर लिया। ऐसी अपने में अरे मतलब अमेंडमेंट करेंगे तो चेंजेस हो जाएंगे ना। नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? तो असेंट ऑन बिल्स प्रेसिडेंट की समझ आ गई आपको? कौन से आर्टिकल में है? 111 में। जो प्रेसिडेंट के असेंट ऑन बिल्स पावर्स हैं, क्या यही गवर्नर के पास भी होंगी? आर्टिकल नंबर गवर्नर के लिए 200 है, लेकिन गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर और होती है प्रेसिडेंट से। इसलिए जब भी प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर का कंपैरिजन हो तो पावर में हमेशा कौन जीतता है? गवर्नर, याद रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पावर्स हमेशा गवर्नर के पास ज्यादा होंगे। ठीक है, तो 200 में असेंट ऑन बिल्स की पावर है गवर्नर के पास। वहीं पे जो भी बिल स्टेट में आपके पास होते हैं उनको गवर्नर रिजर्व कर सकता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, यानी रिजर्वेशन ऑन बिल्स। बताया ना? हाँ, अच्छा ये बताया था। तो कौन से आर्टिकल में था ये? 201। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद बिल्स खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक से चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन है कि एक्चुअली में सरकार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसकी होती है? प्रेसिडेंट की, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ समझ रहे हैं? प्रैक्टिकली कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर चलाता है, नहीं चलाता है? अच्छा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की है तो कितना खर्चा हो रहा है पॉलिसी और स्कीम्स में, ये कौन तय करेगा? प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फिर कौन तय करेगा? प्रेसिडेंट। यानी मनी बिल लाने से पहले किसके पास ले जाना पड़ेगा? यानी मनी बिल विदाउट प्रेसिडेंट कंसीडरेशन हाउस में टेबल्ड। यानी अगर आप बजट लेके आओगे तो सबसे पहले किसे दिखाने जाओगे? तभी प्रेसिडेंट के दिखाने के बाद ही बजट हाउस में आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता। समझ में आई बात? तो बताओ फिर प्रेसिडेंट इस बजट पे कौन सी वीटो का यूज नहीं कर सकता, यानी मनी बिल पे कौन सी वीटो का यूज नहीं कर सकता? सिर्फ एक ही वीटो का यूज नहीं कर सकता, दैट इज सस्पेंसिव। क्योंकि रिकंसीडरेशन के लिए क्यों भेज रहा है जब पहले ही से देखा है उसने? पॉकेट और एब्सोल्यूट दोनों यूज हो सकते हैं। समझ रहे हैं? मान लो सरकार ही गिर गई, बजट आया और सरकार गिर गई, तो अब बजट प्रेसिडेंट पास करेगा? क्योंकि नई सरकार आएगी, नया बजट पास कराएगी वो, तो वो पास करना भी बेवकूफी है, तो वो उस पर पॉकेट लगा देगा, पड़ी रहेगी, एब्सोल्यूट लगा देगा। नहीं समझ आई बात? आ गई? चल सकते हैं आगे? अब कोई डाउट है यहां तक? नहीं? तब समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन करेंगे हम, सब देखते हैं कितना समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छा एक और बात लास्ट हम करते हैं इसमें, रिजर्वेशन ऑफ बिल की। बिल रिजर्व गवर्नर किसके लिए कर सकता है? प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल कौन सा है?
ये कौन सा बिल रिजर्व कर रहा है गवर्नर? स्टेट में आया हुआ या सेंटर में आया हुआ? क्योंकि गवर्नर के पास पावर कौन से बिल्स की है? जो स्टेट में आएंगे। हाँ, सेंटर में कैसे गवर्नर पहुंच जाएगा? तो अब समझो जरा, स्टेट में बिल आया आपका और उसने रिजर्व किसके लिए कर दिया गवर्नर ने? प्रेसिडेंट के लिए। जब प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर दिया तो प्रेसिडेंट, जैसे कि अभी हमने बताया था, बिल्स पे प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो एक ही बार यूज कर सकता है, लेकिन स्टेट द्वारा रिजर्व्ड बिल पे प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो कितनी भी बार यूज कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बहुत सारे सोर्सेस पढ़ोगे तब समझ आएगा ये। यानी जो स्टेट में गवर्नर के द्वारा बिल रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट के लिए, देख लो उसमें अपनी नीली बुक में यस, नहीं, प्रेसिडेंट तो साइन करेगा ही करेगा, तभी पास होगा, लेकिन उस बिल को प्रेसिडेंट कितनी भी बार वापस कर सकता है रिकंसीडरेशन के लिए। सस्पेंसिव वीटो का मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है। गोल्डन लेटर वर्ड है। हाँ, नहीं होगा तब तक जब तक साइन नहीं करेगा। रिजर्व मतलब रिजर्व। और अगर इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी हो तो हर वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर में आने वाला जो कौन सा हो, मनी बिल हो, वो रिजर्व करना ही पड़ेगा। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। दूसरा बिल कौन सा रिजर्व करना होता है गवर्नर को? वो बिल रिजर्व करना होता है जब हाई कोर्ट्स की पावर को कम करे, या हाई कोर्ट की पावर से संबंधित बिल हो, या मनी बिल हो, लेकिन किसके टाइम पे आया हो? एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये दो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने ही करने होते हैं। नंबर ऑफ डेज की बात, ड्यूरेशन की बात करेंगे तो हाईएस्ट। ये जो हम बोल रहे हैं ना, यही क्वेश्चंस हैं, यही स्टेटमेंट है क्वेश्चंस के। एंड ऑल बिल्स विच रिलेट्स टू द पावर ऑफ हाई कोर्ट। नहीं समझे बात को? समझ गए भाई? क्लियर हो गया? तो ये हटा दें। ओके, अब एक बात समझना है हमें जरा। अगला आर्टिकल हम आपको समझाते हैं। कौन सा वाला? ये दोनों बिल जो रिजर्व, हाँ, गवर्नर ही करेगा ना। स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ सकता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट बिना कलम चलाए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देता है, लेकिन पार्लियामेंट कलम चला के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है। अब बिना कलम चलाए कैसे अमेंड करता है? जैसे 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेरुआरी केस ऑफ इंडिया में, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वही 1973 के केस में, केशवानंद भारती में, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया? यानी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई किसी चीज की डेफिनेशन कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट।